guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 3rd of November 2020. So guys, I was in trouble since two days, so that's why I was not able to make the video. So I apologize to you guys for this, and so sorry for that. Now it will be continue on a daily basis, so please like and subscribe if you want more and a daily news analysis and editorial analysis also. So guys, let's start. Before we start, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्शन का डे है। जैसे कि यूएस में भी इलेक्शन चल रहे हैं और इंडिया में भी इलेक्शन बिहार वगैरह में चल रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि न्यूज़ आइटम थोड़े कम हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई और न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम होगा उससे एक्स्ट्रा ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइमिंग ऑफ जगन लेटर सस्पेक्ट बट नो कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट। तो अभी क्या हुआ है कि नथिंग दैट द टाइमिंग ऑफ आंध्र प्रदेश सीएम यस जगन मोहन रेड्डी इज लेटर चीफ जस्टिस। तो यस जगन मोहन रेड्डी जो है उन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा था, ठीक है। ऐसे बोबडे जो हैं कंप्लेनिंग जस्टिस एन बी रामना, तो एन बी रामना के लिए कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा था। एंड द स्टेट मूव टू मेक इट पब्लिक, तो स्टेट ने इसको पब्लिकली बनाने की कोशिश की। could certainly be said that suspect in wake of letters order to expedite trial in case against legislature। तो उन्होंने कहा legislature के अगेंस्ट ट्रायल होना चाहिए। जनरल के वेणुगोपाल ऑन मंडे हाउएवर डिक्लाइंड कंसेंट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेड्डी फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए जो रेड्डी जी हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। अब कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है कि अगर आपने कोई अब्यूज मतलब ऐसी चीज़ें यूज की हैं कि जिससे कि जो कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुंची हुई है, या फिर कोई केस है उसमें कुछ बैरियर्स आ रहे हैं उसके थ्रू, या आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि किसी केस का नेचर या उसका एविडेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की कॉलेजियम होता है, तो 3 जजेस का केस है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कॉलेजियम होता है, जो प्रेजेंट सीजीआई है वो रिकमेंड करता है। मोस्टली ये कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीनियर मोस्ट जज के अलावा भी हो सकते हैं, तो वो करता है। उसके बाद जो कॉलेजियम होता है वो उसको फाइनलाइज करता है कि कौन होगा, उसके बाद फिर उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। ऑन टेबल ऑफ नेक्स्ट राउंड टू एलएसी टॉक थिंकिंग ऑफ ट्रूप्स। तो अभी क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कम से कम 7-8 मीटिंग हो गई हैं कमांडर लेवल की, और मतलब इंडिया और चाइना में जो स्टैंड ऑफ है उसके लिए, और भी कुछ सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ वर्चुअल मीटिंग्स की हुई हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो ट्रूप्स की साइज़ है ना वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। ट्रूप्स इंक्रीज हो रहे हैं, आर्टिलरीज जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। तो अब की बार क्या हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि अब की बार जब बात होगी उसके लिए तो ऐसा कहा जाएगा कि वो जो ट्रूप्स हैं उनको कम किया जाए। अब मैं इंडिया चाइना का जो प्रेजेंट डिस्प्यूट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, मान लीजिए पेंगोंग सो लेक है, तो पेंगोंग सो लेक है मान लीजिए, ठीक है। पेंगोंग सो लेक के ऊपर ये 8 फिंगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो इंडिया का क्लेम करता है, इंडिया कहता है कि ये जो 8 फिंगर्स हैं ये इंडिया की हैं, ठीक है। 8 फिंगर्स जो हैं ये इंडिया की हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ने किया क्या है, इंडिया ने कब्जा जो है वो 4 तक ही किया है। इंडिया ने जो कब्जा किया है वो केवल 4 तक ही किया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब क्योंकि चाइना भी क्लेम करता है वो उसको अपना, तो इंडिया ने केवल 4 तक किया है। तो इंडिया ने सोचा कि अगर 4 हम ले लिए 4 वो ले लेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी।
लेकिन अभी हुआ क्या है कि वो लोग कहते हैं इंडिया कंसीडर करता है हमारी 8 तक है, लेकिन है केवल 4 तक है, ठीक है। तो अभी चाइना ने क्या किया, चाइना आ गया 5 पे, ठीक है। चाइना जो फिंगर्स हैं ये पहाड़ है तो 5 पे आ गया। अभी 5 पे आ गया तो इंडिया चला गया 3 पे। तो अभी क्या हुआ कि बाद में जब बातें हुई तो पीछे होने की बात हुई, तो दोनों कंट्रीज ने कहा ठीक है हम वापस कर लेंगे। तो इंडिया क्या हुआ कि इंडिया वो 5 पे आ गया था, ठीक है। चाइना 5 पे आ गया था जबकि चाइना का एक भी नहीं है, हाँ। और इंडिया था 4 पे, तो इंडिया ने बात हुई तो इंडिया चला गया 2 पे। तो अभी क्या है कि इंडिया 2 पे है और चाइना जो है 5 पे है, चाइना पीछे हुआ ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा था हिंदू में मैंने पढ़ा था। सो दैट इज़ द थिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के वो 8 हैं। इंडिया कंसीडर करता है हमारे 8 हैं, लेकिन 4 पे ही कब्जा कर रखा है कर रखा था इंडिया ने। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम हुई तो इंडिया तो पीछे हो गया, चाइना पीछे नहीं हुआ, और ट्रूप्स जो हैं दोनों लोग कम नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग। फर्स्ट न्यू बॉर्न मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड, हर फादर सीट प्राउड नॉट सरप्राइज। तो अभी क्या हुआ है कि प्रियंका राधा कृष्णन जो है ये बंगाल साइड की हैं, एंड ये इन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई भी की हुई है, सॉरी केरला की है ये, इन्हें IIT कानपुर से पढ़ाई भी की है। तो अभी क्या हुआ, न्यूजीलैंड में इन्हें एक मिनिस्टेरियल पोस्ट दी गई है। तो ये फर्स्ट इंडियन बॉर्न जो हैं वो न्यूजीलैंड में मिनिस्टर बनी है। उनके फादर ने कहा है मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे फ़क्र है कि एक इंडियन आके न्यूजीलैंड में मिनिस्टर बना हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग, ये याद रखिएगा। प्रियंका राधा कृष्णन जो है केरला से हैं, तो अगर पूछेगा कि न्यूजीलैंड की फर्स्ट इंडियन बॉर्न या इंडियन जो है वो कौन बनी मिनिस्टर, तो आप याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। नंबर 3 इज़ हियर इन बेडन होम टाउन। तो अभी ये तो मैंने आपको बोला था कि US में और बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आधे ज़्यादा न्यूज़पेपर तो उसी से भरा हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं। एट टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्ट ICU बेड विद वेंटफुल। तो टॉप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो बेड्स हैं वो फुल हो गए हैं। हाँ, अब इसी से आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर उन्हें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं होते। जिन लोग के पास पैसा है प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट जाना नहीं चाहते। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। कैपिटल टू सी फर्स्ट फॉगी डे टुडे इक्वल टू डिप। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स डिप हो सकता है क्योंकि फॉगी डे होगा। तो फॉग पे क्या होता है, जो फॉग होती है ना, वो जो ये पॉल्यूटेंट मैटर्स होते हैं, फॉग उन्हीं पे फॉर्म होती है। जो लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी उनको पता होगा, जैसे ये पॉल्यूटेंट मैटर है, ये ऐसे ऊपर है ना, तो ये उनके लिए बेस का काम करता है फॉग के लिए। तो इसी पे फॉग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस पर फॉग फॉर्म हो जाएगी तो एयर क्वालिटी जो पॉल्यूशन है जब वो डाउन हो गया वो होगा तो उसकी वजह से डिप हो जाएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स में और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने कितने पॉल्यूटेंट्स आते हैं आप लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कौन कौन से आते हैं। UPSC पूछता है, ठीक है। नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन सिटीज, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, सेंटर अमेंड रूल। तो यही दिल्ली कैपिटल में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको पॉल्यूशन फ्री करने की बात की जा रही है। फिशरमैन पास थ्रू ए पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ यमुना। तो आप ये देख सकते हैं यमुना का है, ये मैंने खुद भी देखा हुआ है, ठीक है। जब मैं पढ़ने जाता था कोचिंग, अभी तो बंद ही है, तो ऊपर से पुल से आप देखेंगे ना तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अभी फोटो से लग रहा होगा आपको आइस है, आइस है, आइस नहीं है, ये पॉल्यूशन की वजह से झाग है। ये झाग पूरा वाइट वाइट रहता है पूरा उसमें, और लगता है कि ये स्नोफॉल टाइप का कुछ हुआ है। यमुना रिवर की है, दिल्ली की ये है। तो सेफ रिवर्स, एंड जहाँ भी आप जाएँ थोड़ा सा ट्राई करें कि पॉल्यूशन ना हो। मेट्रो स्टेशन में ट्रांसजेंडर को एक मतलब उन्होंने फील किया है कि मेट्रो स्टेशन पे ट्रांसजेंडर के लिए एक रिस्पेक्टेड एक वेलकमिंग प्लेस है। तो दैट इज़ द थिंग। ट्रांसजेंडर के ऊपर आए तो नए इनिशिएटिव में भी की एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ये एक कंटेम्प्रेरी पैराडिगम है जो आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो उसको लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ इसने कुछ नया लिखा है, क्योंकि स्टैटिक तो लगभग लगभग सभी को पता होता है, उसमें घुमा फिरा के सब लोग लिखते हैं, ठीक है। कांग्रेस MLA हु डिफेक्टेड टू BJP विल बी मेड मिनिस्टर इफ इलेक्टेड। तो एक MLA का डिफेक्शन हो गया था, तो अभी अगर वो जीतेंगे तो उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब डिफेक्शन के बारे में आप देख लीजिएगा,
मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिफेक्शन में होता क्या है कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, और वो किसी पार्टी से एमएलए या कुछ भी है, तो अगर वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आता है, ठीक है। तो उसको वहाँ से जो स्पीकर होता है उसको पावर होती है वहाँ से डिफेक्ट कर सके, ठीक है। एंड वो जब तक फिर से इलेक्टेड नहीं होता है तब से वो फिर से कोई पोस्ट वहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे वो नहीं ले सकता, उसके लिए उसको फिर से इलेक्टेड होना पड़ता है। दूसरी चीज़ जब यह है कि जब पार्टी व्हिप जारी करती है कि चलो ठीक है आपको पार्टी लाइन के ऊपर मतलब पार्टी के साथ ही वोट करना है, अगर वो आदमी पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है तब भी स्पीकर उसको डिफेक्ट कर सकता है, मतलब एंटी डिफेक्शन के अंडर उसको हटा सकता है, ठीक है। अभी एक सीन ये होता है कि अगर 2/3 आदमी जो 2/3 मेंबर हैं अगर किसी से अलायंस जैसे किसी पार्टी के 2/3 मेंबर छोड़ के मान लीजिए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले गया, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए, तो वो डिफेक्शन के एंटी डिफेक्शन के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और भी क्लैरिटी के लिए वैसे मैंने आपको मेन बता दिया है, और भी क्लैरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है उसको 6 महीने के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी ज़रूरी होती है, ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। चूसुल काउंसलर सीक मोर फैसिलिटी टू विलेज अलॉन्ग लेसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके पास जो विलेजेस हैं वो लोग और सारी सुविधाएं मांग रहे हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं मांग रहे हैं, तो अगर आता है कि बॉर्डर एरियाज़ के जो पास के एरियाज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो जिन्होंने डिमांड की है जो इन लोगों ने वो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने कहा है कि एलएसी पे जो फोर्सेस तैनात हैं उनके अलावा सेकंड गार्डियन फोर्स तो हम ही हैं, ठीक है। आर्म फोर्स के अलावा सेकंड गार्डियन फोर्स हम ही हैं, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है, कितने सस्पेक्टेड हैं क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन हम ही देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हो गए लेकिन जो बॉर्डर एरियाज के विलेज हैं जैसे कोंचक स्टंजिन है वो वहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। उसमें हुआ क्या था कि अभी तो इलेक्शन तो हो गया लेकिन इनएडिक्वेट अटेंशन है, वहाँ पे कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो Stangen said in Moldo they have 5G network, not one but two or three networks. There is a 5G even in other areas such as Dumchok. We can see their areas. तो उन्होंने चाइना और इंडिया का कंपेयर किया कि वहाँ पे 5G नेटवर्क मिल जा रहे हैं उन लोग को, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि चुसुल में कुछ घंटे की सप्लाई हो रही है बिजली की, 2G नेटवर्क कवरेज मिल रहा है। दैट इज़ उन्होंने कहा कि हमें कि कुछ भी टेंशन फ्लेयर अप होती है हमारे अंदर इनसिक्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। उसके लिए स्मार्ट विलेजेस की ज़रूरत है। स्मार्ट विलेज में क्या होगा कि हेल्थ एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सारी चीज़ें अच्छी खासी होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग दैट डिमांडेड बाय द चुसुल विलेज काउंसलर। तो यू कैन यूज़ इट। पोएट मनोहर राणा बुक्ड ओवर रिमार्क ऑन फ्रांस किलिंग। तो मनोहर राणा ने वो फ्रांस में जो किलिंग हुई थी उस पर उन्होंने बोला था, उसके फेवर में बोल दिया, तो उसी पे ये राइवलरी चल रही है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट यू कैन टेक द आइडिया दैट कि अगर अपने लोग ही अपने अगेंस्ट बोलेंगे तो क्या ही होगा। जर्मनी फॉरेन सी रेज एलएसी स्टैंड ऑफ टेररिज्म। तो जर्मनी की मतलब वही बात है कि अभी जो हमारे वो हैं फॉरेन सेक्रेटरी और फेडरल फॉरेन ऑफिस बर्लिन के जो बर्गर हैं बर्लिन मंडे को हम उन दोनों की बात हुई, तो मंडे के बाद में वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ है वो टेररिज्म है ऐसा उन्होंने कंसिडर किया है और इंडिया के साथ खड़े रहने की उन्होंने घोषणा की है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। ये सारी आप देख सकते हैं सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आइटम्स हैं क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के टाइम पे। अब द एडिटोरियल पेज क्या है, कार्टून इन आवर टाइम नीड नॉट टू बी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, द मैसेज हैज़ टू क्लियर नॉट लाउड। तो अभी आफ्टर इसमें क्या है ना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रांस में क्या हुआ था कि पहले जब एक टीचर ने वो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स दिखाए थे तो उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अब आपको भी पता है कि फ्रांस के टैटू के ऊपर तो वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
एन अमेरिकन स्टोरी। इसमें क्या हुआ है कि अमेरिका का जो इलेक्शन है उस पे है, कमला हैरिस के बारे में स्पेसिफिक कुछ दिया गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कि कमला हैरिस से यूपीएससी को क्या लेना देना है, ठीक है। गार्डेड ऑप्टिमिज्म, इकोनॉमिक इंडिकेटर सजेस्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिबाउंड इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो अभी क्या इसमें क्या लिखा गया है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अभी तक के वो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक जो हर्डल्स थे वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेकिन बट ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिबाउंड इन मैटर ऑफ कंसर्न। तो लेकिन ये कब तक ऐसे नॉर्मलाइज रहेंगे, दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि अभी तो ठीक है, चलो लग रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, बाद में क्या होगा दैट्स नॉट कन्फर्म, ठीक है। तभी इन्होंने वही लिखा है कि इनिशियल फेज के जो लॉकडाउन था उसमें इकोनॉमी हमारी लड़खड़ा गई थी, बट नाउ in past few months suggest that the process of normalization of economic activity is well underway। तो normalization of economy हो रही है and indicate by leading indicator both aggregate demand and supply have witnessed improved with the easing of lockdown restriction। लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो उनको ईज किया गया है, उनको ईज करने की वजह से डिमांड और सप्लाई साइड दोनों पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑन द प्रोडक्शन साइड, तो पहले प्रोडक्शन साइड की बात की है, प्रोडक्शन साइड में क्या हुआ है, सिग्नलिंग कंट्रीब्यूटिंग पिकअप इन द सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड पिक हो रही है। द निकीज मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स, तो पीएमआई इंडेक्स जो होता है, रिलीज इन मंडे रोज टू 58.9 अक्टूबर, 58.9% अक्टूबर में ये राइज कर गया। तो आप इस देख सकते हैं कि प्रोडक्शन साइड में जो सप्लाई हो रही है वो पास्ट फ्यू मंथ में बढ़ी है। कंजम्पशन साइड इंडिकेटर ने पिकअप इन डिमांड, तो डिमांड भी पिक हो रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन भी बढ़े हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। लोग जो ऑटोमोबाइल जैसे कार और बाइक्स हो गई, इनकी भी डिमांड बढ़ी हुई है। और ये फेस्टिव सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है कि डिमांड बढ़ी है। रिसेंट रिपोर्ट दैट द डिमांड ऑफ बोट्स, तो ये 4 व्हीलर वगैरह की डिमांड के बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से बढ़ गई है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो रिफ्लेक्टेड द प्रिलिमिनरी रिजल्ट ऑफ corporate of second quarter of current financial year which indicated turnaround in the performance after the collapse in first quarter। तो फर्स्ट क्वार्टर कोलैप्स हो गया था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में पिकअप दिखा रहा है। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है, येट दिस ऑप्टिमिज्म नीड टू बी टेम्पर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ट्रेस्ड टू बी ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन। तो इन्होंने कहा कि अभी जो इकोनॉमिक पिकअप हो रहा है, डिमांड सप्लाई बढ़ रही है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कैन बी ट्रेस्ड टू ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिवल सीजन, क्योंकि अभी मुस्लिम्स और हिंदू जो दोनों के त्यौहार जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जैसे मान ली शॉपिंग बढ़ गई है, आप इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइक्स लोग खरीद रहे हैं, कार के, तो इन्होंने कहा उस पर भी ट्रेस किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि और भी हमारी जो पॉलिसीज है उनकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। वेदर दिस मोमेंटम सस्टेन आर द एक्सटेंट ऑफ सस्टेन, तो इसीलिए उन्होंने एक चिंता जताई है कि अभी इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सस्टेन कब तक करेगा, हो सकता है फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाए तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है फिर से उसी हार्श स्टेज पे पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अभी जब फेस्टिवल सीजन लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर जाकर खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है कि कोविड-19 फिर से वापस आ जाए। मतलब उसके जो जैसे कि अभी तो नॉर्मलाइज हुआ है कोविड का जो इन्फेक्शन है, बट हो सकता है वो बढ़ जाए फेस्टिवल सीजन की वजह से। अगर बढ़ता है तो फिर से इकोनॉमी हमारी जा सकती है। इसी के ऊपर इन्होंने टाइटल दिया था कि अभी प्रेजेंट टाइम पे तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, बट ड्यूरेबिलिटी और रिबाउंड इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो बाद में क्या होगा, ये मैटर ऑफ कंसर्न था, कंसर्न है, ठीक है। दैट इज थिंग आउटसाइड द क्वाड, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। वायलिन मास्टर टी.एन. कृष्णन डाइट, टी.एन. कृष्णन की मौत हो गई है, ठीक है। डीन थे डी.यू. स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट। यार एक तो एक्चुअली ना सारे जो पेजेस हैं वो देखिए इलेक्शन के, ये भी आप एक जो दो इमेजेस देख रहे हैं ये भी उसके यूएस के इलेक्शन के लिए। अब एक है वैकेंसी क्वेश्चन में इसेंशियल इलेक्शन डे नॉलेज,
तो इलेक्शन के बारे में इसमें पूरी नॉलेज दी गई है, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मालाबार नेवी एक्सरसाइज पर्पज पार्टिसिपेंट, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो तीन हो गए जो मान लीजिए एक्सप्लेन और एडिटोरियल मिला के, ठीक है। आगे में पकड़ते हैं वर्ल्ड पेज, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा, ये पूरा यूएस के इलेक्शन पे देखो, ट्रंप के बारे में, ठीक है। काबुल यूनिवर्सिटी में वो होता है ट्रंप हर जगह ट्रंप ही भरे पड़े हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टम ड्यूटी नीड जुडिशियस यूज हैज़ टू फेज आउट स्लोली। तब इसमें क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसमें कहा गया है कि अजय भूषण पांडे ने कहा है कि एक जुडिशियस यूज़ होना चाहिए कस्टम ड्यूटी का, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लिए लग रही है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिए, तो जो लोग तो रिच हैं, जिन लोग के पास जिन लोग का उतना रेवेन्यू है, उतनी यील्ड है, वो तो ठीक है। जो लोग पुअर हैं तो उस पर एक एफिशिएंसी नहीं आती है, इनएफिशिएंट रहता है वो, इनएफिशिएंट रहने की वजह से वो डिस्पैरिटी आती है, एक इनइक्वालिटी टाइप की दिखती है, लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को नहीं मिल पाती। अब समझ लीजिए अबानी एंड अडानी ग्रुप है, ठीक है। उसमें क्या है कि उन लोग को कस्टम ड्यूटी ज़्यादा भी लगेगी तो कोई इशू नहीं है, दे कैन वेयर इट। बट अगर किसी का स्टार्टिंग बिजनेस है, उस पर कस्टम ड्यूटी अंबानी और अडानी के बराबर लगेगी, तो दैट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। उसी के बारे में बात हो रही है, नीड जुडिशियस यूज़, तो इसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। जो लोग जिस लेवल के हैं उसी के अकॉर्डिंग उन पे इम्पोज करना चाहिए। सेकेंड ट्रांस सेंटर टू ट्रांसफर 6,000 करोड़ टू 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। अब जब जीएसटी लागू हुई थी तो 5 साल के लिए एक प्रोविज़न दिया गया था। स्टेट्स ने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कलेक्शन ठीक है, जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका कलेक्शन एक पे हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो रिवेन्यू है, जैसे इसमें 3 हो गया ना, CGST, IGST, SGST। तो SGST स्टेट का हो गया, CGST सेंटर का हो गया और IGST इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है। तो स्टेट्स ने बोला कि हो सकता है हमारे रिवेन्यू कलेक्शन कम हो जाए, तो हमारे पास रिवेन्यू नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 5 साल तक अगर 14% से कम उस पर वो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, उस पर हम आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि अभी जब स्टेट्स ने क्वेश्चन रेज किया तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड था कोविड जो है। अब कोविड की वजह से अगर रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वो कंपनसेशन पे नहीं करेगी क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये हमने कुछ नहीं किया है ना किसी को, ठीक है। तो उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे को बोरो कर लीजिए, आप वहाँ से समझ लीजिए एक तरह का उधार ले लीजिए, ठीक है। तो वही हुआ कि पहली बार में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अभी सेंटर टू ट्रांसफर ₹6,000 करोड़ टू 16 स्टेट एंड 3 यूटीज, तो 16 स्टेट और 3 यूटीज़ को मिला के उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। UPI ट्रांजेक्शन क्रॉस 2 बिलियन पर मंथ इन अक्टूबर। तो ये UPI जो है उस पर जैसे फ़ोन पे वगैरह आप यूज करते हैं तो 2 बिलियन क्रॉस कर गया है। दैट्स अ गुड साइन दैट पीपल्स आर अवेयर अबाउट द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल करेंसीज। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मालाबार नेवी एक्सरसाइज पर्पज एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। व्हाट इज मालाबार एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स simultaneous war games and combat मैनूवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें वार गेम्स टाइप का होता है और मैनूवर्स को जो है उसको टैकल करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। 1992 में स्टार्ट हुई थी, बायलैटरल है, इंडिया ने यूएस ने बीच के। जापान ने 2015 में ज्वाइन किया है, ठीक है। जापान ने 2015 में ज्वाइन किया। दिस ईयर द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 फेज। तो आपकी बार एक्सरसाइज 2 फेज में होनी है। द फर्स्ट फ्रॉम ट्यूसडे ऑफ कोर्स नियर विशाखापट्टनम, तो पहला विशाखापट्टनम में, सेकंड ऑन अरेबियन सी इन मिड नवंबर में अरेबियन सी में होनी है, ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज हेल्ड इन अर्ली सितंबर इन कोस्ट ऑफ जापान, तो लास्ट ईयर जापान में हुई थी। दिस ईयर मालाबार एक्सरसाइज कैन बी प्लान टू नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट कीपिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल इन माइंड। नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, तो सी पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। कोविड-19 में जो सोशल डिस्टेंसिंग की थीम पे ये काम चल रहा है। अभी मालाबार एक्सरसाइज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे प्रीलिम्स उसने दे दिया कि ये केवल मालाबार कोस्ट पे ही होती है। दैट्स नॉट अ थिंग, ये नाम ही ऐसा है लेकिन ये होती अलग अलग जगह पे है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस दिस ईयर? तो इस साल डिफरेंस क्या क्या था, ठीक है।
तो इस बार चारों क्वाड कंट्रीज ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है? सर ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। एज इंडिया सीक्स टू इंक्रीज कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज द मैरिटाइम सिक्योरिटी डोमेन एंड द लाइट ऑफ इंक्रीज डिफेंस कॉपरेशन, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे किया है। मालाबार 2020 विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेवी, तो 2020 ने ऑस्ट्रेलिया नेवी का पार्टिसिपेशन दिखा है। दिस विल बी सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट, तो ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार पार्टिसिपेट करेगी। याद रखिएगा प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड टाइम पार्टिसिपेट करेगी। इन 2007 देयर वर 2 Malabar exercises, the first was held in Okinawa island of Japan and Western Pacific. The first time the exercise was held away from Indian shores, and the second in September of Visakhapatnam with the Indian, Japanese, US, Australian, Singapore navies। ठीक है, 2007 में सिंगापुर नेवी ने भी एक बार इसमें किया था। तो क्वाड ग्रुप के 4 मेंबर अब किया है नए, तो ये रखना। फॉलोइंग ईयर ऑस्ट्रेलिया स्टॉप पार्टिसिपेटिंग जापान, तो बिकम ए रेगुलर पार्टिसिपेंट ओनली इन 2015। तो क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बंद कर दिया था, रेगुलर पार्टिसिपेटर नहीं था, और जापान 2015 से रेगुलर हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही है। वाई ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो अभी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करिए वो तो ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। On October 27, following the 2+2 dialogue between US defense ministers, we agreed that upholding the rule-based international order, respecting the rule of law and freedom of navigation in international seas, the upholding the territorial integrity and sovereignty of all states are essential. Our defense cooperation is intended to further those objectives. बोथ साइड वेलकम ऑस्ट्रेलियन ज्वाइनिंग द फॉरकमिंग। तो अभी देखो, अभी इसमें तो वही US 2+2 डायलॉग हुआ, इन्होंने कहा गया कि सारी जितने भी कंट्रीज हैं उनकी इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी हम बना के रखने की कोशिश करते हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सभी को होना चाहिए। तो इसी वजह से दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने के लिए बोला और मालाबार एक्सरसाइज में वेलकम किया। तो ये तो बात रही बैकग्राउंड की। एज स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख continuous the participation of 4 large navies from the Indo-Pacific region will send a message to China। तो पहला क्या है कि 4 जो सबसे बड़ी नेवीज हैं वो इन्हीं क्वाड ग्रुप्स की हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अगर ज्वाइन करेगा तो चारों बड़ी नेवीज जो हैं अगर मिलके एक्सरसाइज करेंगी तो चाइना को मैसेज जाएगा कि ये लोग एक हैं। ठीक है, तो दैट ये एक है। दूसरा, सोर्स हैव मेंशन्ड दैट अर्लियर इट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलाइंग ऑफ चाइना दैट हैड प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम एक्सपेंडिंग द मालाबार एक्सरसाइज एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ज्वाइनिंग इट। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी लगाई गई थी पहले कि चाइना जो है कि मालाबार एक्सरसाइज में जो ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने की बात है उस पर रजिस्ट करेगा, और उसने कुछ किया होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया भी चाहता है ज्वाइन करें। रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे हु रिटायर्ड इन 2016 हेडेड नवल इंटेलिजेंस अर्लियर हैड सर्व द डिफेंस एडवाइजर इन इंडिया। तो इनके बारे में दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा है, विद द क्लियरर एनुंसिएशन ऑफ क्वाड इन रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर मीट इन जापान इट वुड हैव काउंटर प्रोडक्टिव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्राफ्ट नॉट टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया। ही सेड क्वाड मस्ट अमंग अदर हैंड कंट्रीब्यूट टू बीइंग ए की इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटरेंस दैट इज नेसेसरी कीपिंग चाइना इन माइंड। तो अभी उन्होंने कहा है कि चाइना को ऑस्ट्रेलिया को अगर वो शामिल नहीं करते तो उसमें एक ऐसा होता कि एक डिटरेंस टाइप का बनता और चाइना के लिए विन विन जो सिचुएशन है वो भी आ सकती थी। क्योंकि मान लीजिए चलिए ठीक है, इंडिया US और जापान मिल गए, ठीक है, इनकी नेवी, ठीक है, तो चाइना भी कम नहीं है। ठीक है, चाइना तो इंडिया और जापान दोनों के बराबर है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लेता चाइना को तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, और हमारी ग्रुपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना को अपने दिमाग में रखने के लिए, मतलब कि अगर हम ऐसा करेंगे चाइना अपने दिमाग में रखेगा कि ये भी जो ग्रुपिंग है वो बढ़िया बनी है। ही सेड द क्वाड नीड नॉट टू बी नोटो इन इट्स फॉर्मेलिटीज। उन्होंने कहा क्वाड को नोटो की कोई ज़रूरत नहीं है इन इट्स पॉलिटिकल कॉन्ग्रुएंस एंड पोस्ट वार रिस्पॉन्स बट इन डिटर नॉनथलेस। ठीक है, हेड ऑफ वेबिनार ऑन September 3 चीफ ऑफ डिफेंस CDS बिपिन रावत जी ने कहा है कि क्वाड इज अ गुड अरेंजमेंट विद वेल इंश्योर्ड दैट इंडियन ओशन रीजन ऑल अदर ओशन अराउंड देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो देखो अभी ये चारों नेवीज जो है ना ये मिल गई हैं, अभी ये सारी चारों नेवीज सबसे पावरफुल नेवीज हैं। ठीक है,
तो चारों मिल जाएंगी तो जो नेविगेशन है, कहीं एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो इनका डोमिनेंस रहेगा, तो नेविगेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आसान रहेंगी, और इंडो पैसिफिक रीजन पे भी इंडिया का जो डोमिनेशन है वो बना रहेगा। ठीक है। डज इंडिया कंडक्ट एनी अदर नेवल एक्सरसाइज विद दीज कंट्रीज, तो क्या इंडिया और भी कोई नेवल एक्सरसाइज करता है इनके अलावा, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड नंबर ऑफ पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज नेवीज फ्रॉम जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, बट दोज वर बेसिक एक्सरसाइज टू इंक्रीज ऑपरेबिलिटी बिटवीन द नेवी। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है क्या कहते हैं, ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पासेक्स जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बीच होती है। इन लेट सितंबर द इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, तो ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ भी पासेक्स की गई है। तो समझ लीजिए क्वाड ग्रुपिंग के साथ पासेक्स भी होती है। इन जुलाई इंडिया कंडक्टेड पासेक्स विद द यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेड बाई वन ऑफ द लार्जेस्ट वारशिप इन द वर्ल्ड, यूएस निमित्ज। तो निमित्ज के साथ भी, जो एक लार्जेस्ट वारशिप है वर्ल्ड की, उसके साथ भी किया है। ठीक है। इंडियन ओशन रीजन आफ्टर कंप्लीटिंग ए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी, व्हाइल चाइना इज क्वाइट सेंसिटिव अबाउट ए सिमिलर एक्सरसाइज और कंडक्ट विद जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इन जून। तो जापान के साथ भी हुई है। इंडियन साउथ चाइना में भी एक एक्सरसाइज की हुई है। तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे देगा कि इंडिया ने साउथ चाइना सी में कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो आपको लगेगा कि साउथ चाइना सी में इंडिया क्यों करेगा, लेकिन इंडिया ने की है। ये बात याद रखिएगा, यूपीएससी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इस टाइम पे पूछ रहा है। ठीक है। नाउ एसेंशियल इलेक्शन डे नॉलेज, इलेक्शन डे की नॉलेज के बारे में। व्हाट डू द पोल ओपन एंड क्लोज, व्हेन डू, तो इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। व्हेन विल बी द वोट्स बी काउंट, वोट कब काउंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन, देयर इज नो फेडरल बॉडी इन यूएस, तो ये यूएस के बारे में। यूएस दैट रन द इलेक्शन और टेलिज द रिजल्ट, ईच स्टेट रन द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। तो हर एक स्टेट में उनके अलग रूल के अकॉर्डिंग वो होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है। यूएस में डबल सिटीजनशिप होती है, एक आपकी स्टेट की होगी, जैसे इंडिया में अगर होता तो एक सिटीजनशिप आपकी यूपी की होती, एक सिटीजनशिप आपकी इंडिया की होती। ठीक है। तो दोनों होती है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए यूपी है तो उनका सबका अलग अलग रूल है। ऑल्दो मोस्ट स्टेट्स अलाउ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, पेपर बैलेट आर द नॉर्म अक्रॉस द कंट्री। कुछ जो स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड को यूज करते हैं, कुछ पेपर बैलेट का यूज करते हैं। अहेड ऑफ काउंटिंग का में स्टेज कॉल प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व चेकिंग सिग्नेचर। तो प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें सिग्नेचर चेक किए जाते हैं। वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। ऑन परहैप्स इवन स्क्रीनिंग द बैलेट, तो बैलेट की स्क्रीनिंग की जाती है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन डेट ऑफ स्टार्टिंग इन पर्सन इन और मेल इन वोटिंग। तो सब हर एक स्टेट का अलग अलग डेट होता है जब वो, तो वहाँ पे मेल से भी वोटिंग हो जाती है। तो बैलेट के थ्रू ही होती है, मेल से भी होती है। टू टेक टू एग्जाम्पल इन, तो ये एग्जाम्पल की मैं ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यूएस के इलेक्शन पर हमें पीएचडी नहीं करनी। हाउ एंड व्हेन विल बी नो द विनर, तो विनर कब काउंट होगा। द काउंट इज नॉट ऑफिशियली फाइनलाइज बाई द वीक्स इन 2023. It took until December. What happens in election night is the major TV network and Associated Press call the election in favor of one of the candidate. तो एग्जिट पोल की बात हो रही है कि उस पर कैसा होता है। दिस ईयर गिवन द पेंडेमिक एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मेल इन बैलेट, देयर इज अ वाइड स्प्रेड अप्रीहेंशन दैट अ क्लियर विनर विल नॉट इमर्ज इन नवंबर 3 और इवन द डे आफ्टर अनलेस एनी वन कैंडिडेट विंस इन लैंडस्लाइड। तो हर बार एग्जिट पोल हो जाता है, लेकिन अब बार मेल और बैलेट के थ्रू ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो इससे एग्जिट पोल भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो अभी जब एग्जैक्ट विनर होंगे तभी कंफर्म। व्हाट आर द पोल सेइंग सो फार, तो पोल क्या कह सकते हैं, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या फ्रॉड एक्सपेक्टेड है, तो कल ही मैंने बताया था कि मान लीजिए 3 तारीख को ट्रम्प को पता चल गया कि मेरे वोट ज़्यादा हैं और बिडेन के कम है। ठीक है। तो जो मेन जस्टिस है वहाँ का, वो क्या करेगा, वो अपॉइंटेड हुआ है इन्हीं के द्वारा, ट्रम्प जी ने अपॉइंट किया है। तो वो उनके थ्रू क्या करवा सकते हैं कि मेल से और बैलेट से जो वोट्स हैं उनको इनवैलिड करा देंगे। इनवैलिड करा सकते हैं, तो इनवैलिड अगर करा देंगे तो अगर 3 तारीख को इन पे वोट ज़्यादा पड़ेंगे तो जीत सकते हैं। तो ये फ्रॉड हो सकता है। आर नॉट सेम इलेक्शन फॉर सीट इन कांग्रेस हैपनिंग एज वेल, यस 35 सीट आर, तो वह सेम दिया कि सेम ही इलेक्शन टाइप का वो उसमें भी होता है। कांग्रेस ही अपनी वाली नहीं है, कांग्रेस वहाँ के जो पार्लियामेंट है वहाँ उसके लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ
we have done. We need to discuss one more, I think, yeah, idea phase. So now अभी क्या हुआ है कि अभी वो 2+2 लॉक की उसमें बात की गई है, उसमें दिया गया है कि किसने किसने ज्वाइन किया। अभी बात चल रही है कि द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट द क्वाड सस्टेनेबिलिटी। तो क्वाड की सस्टेनेबिलिटी की बात का क्वेश्चन है, बट इंडिया एबिलिटी टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूएस इलेक्शन इन कंस्ट्रक्टिव वाइड रेंज ऑफ न्यू इंटरनेशनल कोलिजन। तो अभी क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर यूएस में नई गवर्नमेंट बनेगी तो इंडिया उसका फुल एडवांटेज कैसे ले सकता है, दैट इज द थिंग। ठीक है, अभी तो अभी क्या हो रहा है कि द लाइकली चेंज कोड इन्वॉल्व रेंज ऑफ ओल्ड डिसीजन लाइक द फाइव आइज। तो फाइव आइज में इंडिया पार्टिसिपेटर बना था अभी, दैट इज अ गुड थिंग। एंग्लो अमेरिकन अलायंस ऑफ शेयरिंग इंटेलिजेंस बिटवीन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड G7 ग्रुपिंग दैट कोऑर्डिनेट वेस्टर्न पॉलिसीज फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो वी कुड सी द क्रिएशन ऑफ न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि एक नई नई डेमोक्रेसीज की लीग बनी, जैसे क्वाड बनी हुई है। तो हमें नए नए लोगों से मर्ज होके, नए लोगों से कोलिजन करके एक ऐसे डेमोक्रेसीज का एक ऐसे टेक्सस तैयार करना होगा जिससे इंडिया को क्या मिल सके, एडवांटेज मिल सके। चेंजिंग द वर्ल्ड वॉज इंडिया मेजर थीम ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एस्पिरेशन in middle of 20th century, but the gap between Delhi ambition and impact was large। तो क्या दिया गया है, चेंजिंग द वर्ल्ड वाज इंडीड मेजर थीम ऑफ न्यूली। तो इंडिया का क्या मेजर थीम था उस टाइम पे कि वर्ल्ड के साथ हमें भी चेंज होना है, बट गैप बिटवीन दिल्ली एम्बिशन इम्पैक्ट वाला। तो दिल्ली का एम्बिशन जो था और उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उन दोनों का गैप बहुत बड़ा हो गया। तो इसमें 2-3 चीज़ें दी होंगी जहाँ पे इंडिया ने अडॉप्ट किया और फेल हुआ। If idealism was a hallmark of Indian internationalism in 1950s, the harsh policies of Cold War quickly dampened it। तो आइडियोलॉजिकल, तो पहले आइडियोलॉजी के बेस पे इंडिया ने स्टैंड करने की सोची थी। इंटरनेशनल पॉलिसी आइडियोलॉजी के बेस पे बेस्ड थी, लेकिन कोल्ड वॉर जब हुई तो इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी वो डैम्पेन हो गई। ठीक है, इन द 1970s इंडिया एम्बेरेस्ड द रेडिकल एजेंडा ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो 1970s में इंडिया ने एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए ट्राई किया, और एज द लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 77 द रिजल्ट वाज मेगर। तो अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में तो इंडिया चला गया, लेकिन अलाइन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से भी इंडिया को कुछ इसके डेवलपमेंट में शॉर्टफॉल देखने को मिला। द थर्ड पेज बिगिन विद एंड ऑफ कोल्ड वॉर, द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हुआ, तो थर्ड फेज बिगिन हो गया। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर मूवमेंट एंड द वाशिंगटन कंसेशन इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो यूएस था वो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में था। इंडिया ने अपना ओन इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, लेकिन यूएस का जो इकोनॉमिक मॉडल था ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म का, वो इतना डोमिनेट हुआ कि इंडिया का जो ओन इकोनॉमिक मॉडल था वो कोलैप्स हो गया, और इंडिया एक बार फिर से फेल हो गया था। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। Now, India deepening territorial and political dispute with China, Delhi also figured out that it was not possible to BRICS to constrain Beijing। तो अभी ऐसा जो जैसे ब्रिक्स हो गए, तो ऐसा कहा जाता, मतलब ऐसा जो एक्सपर्ट हैं सोचते हैं कि ब्रिक्स के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया चाइना को टैकल कर पाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो ब्रिक्स की सारी कंट्रीज़ को मिला के भी, अगर मिला भी दिया जाए तब भी चाइना उनसे बड़ा है। ठीक है, सो एज इंडिया फोकस इन्वेटिवली शिफ्टेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपोलर एशिया। तो एशिया को मल्टीपोलर करना होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चाइना या अदर जो इमर्जिंग पावर है उनको काउंटर करने के लिए। द ब्रिंग अस द फोर्थ फेज इन इंडियन मल्टीलिटरलिज्म दैट मार्केबल बाय 3 फीचर्स। तो जो फोर्थ फेज इंडिया का है वो तीन फीचर मार्क करता है। द रिलेटिव राइज इन दिल्ली इंटरनेशनल स्टैंडिंग, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेट पावर कंसेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द ब्रेकआउट ऑफ यूएस चाइना लेवली। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे नया मल्टीलेटरिज्म इंडिया का जो है मार्क करता है। सेकेंड बाय एग्रेसिव चाइना स्ट्रेटजी, द वीकन द यूएस लेड पोस्ट वार आर्किटेक्चर, बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स आर ईगर टू रीऑर्डर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दोनों, चाहे जो जीतेगा, चाहे डेमोक्रेटिक जीतेंगे चाहे रिपब्लिकन जीतेंगे, दोनों वर्ल्ड को एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर में लाने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी सॉट टू इमेजिन द क्वाड पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड द डिफेंस डोमेन। तो ट्रंप ने जो है वो पहले भी बोल दिया है
पहले भी उन्होंने ये सिग्नल दे दिए हैं कि क्वाड जो है वो केवल डिफेंस तक नहीं रहेगा, उसके भी बियॉन्ड जाएगा। सो दैट इज द थिंग। ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि बिडेन क्या करेंगे वो दैट्स नॉट क्लियर येट। द क्वाड प्लस डायलॉग विच बिगन स्प्रिंग द इनिशिएटिव ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्वाड प्लस भी का डायलॉग जो है वो होने वाला था, जिसमें डिफेंस के अलावा बात होती, ठीक है। और उसमें क्वाड प्लस में ब्राज़ील, इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम को भी कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेटिंग मेंबर के लिए, मतलब जो भी पैंडेमिक आई है उसके लिए इनको शामिल करने की बात, उनमें इनको सजेशन देने के लिए, कंसल्टेशन के लिए शामिल किया गया था। स्टार्ट होता ट्रंप ने स्टार्ट किया था। But isn't a theme are the considerable interests of Democrats? India is also engaged with Japan and Australia in developing resilient supply chain to reduce the reliance of China. तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया एक काम और कर रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया पे ऑस्ट्रेलिया से अलायंस करके, यूएस से अलायंस करके जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो कम कर रहा है। अभी चाइना का क्या है ना, इंडिया के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आते हैं वो 70% चाइना से आते हैं, जो दवाएं बनती हैं। सो दैट बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स आर वियरिंग around the idea of free world coming together set up new international coalition to address the emerging challenge from China। तो अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो दोनों चाहते हैं कि वर्ल्ड एक नए ऑर्डर में आए और चाइना के जो अग्रेसिव पॉलिसी है उनको टैकल करे, ठीक है। नाउ एक क्लीन नेटवर्क चलाया था यूएस ने, तो क्लीन नेटवर्क में यूएस ने क्या किया कि इंडिया भी इसको फॉलो कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि पबजी बैन हो गई, ऐप्स बैन हो गए, उसके उनके जो टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे 5G है उनका हुआ है का, तो उसमें क्या हुआ कि यूएस ने कहा हम टेक्नोलॉजी देंगे, यूएस ने अपने यहाँ लगाने से मना कर दिया चाइना के टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक है। 5G इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया। तो दैट इज ये क्लीन नेटवर्क के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये एक नया इनिशिएटिव था चाइना को टैकल करने के लिए। ब्रिटेन ये सेट टू बी डेवलपिंग प्लान टू कन्वे कंडीशन ऑफ 10 डेमोक्रेसी। तो ब्रिटेन भी चाहता है कि 10 डेमोक्रेसी के साथ एक प्लान बनाए और सब लोग कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन हो सके और चाइना को टैकल किया जा सके। इफ ट्रम्प विन्स द असॉल्ट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुड बी फेयर देन नाउ। तो अगर ट्रम्प जीतते हैं तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो ट्रम्प का जो असॉल्ट है वो भी अब एक नए स्टेज पे जाएगा एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी बात हो सकती है। So that is the thing. Biden also joined Trump in emphasizing the case of American digital policy and buy American। तो अभी बिडेन जो भी हैं, जैसे हम इंडिया में आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, वैसे भी बाई अमेरिकन वहाँ पे कैंपेन चल रही है। उसमें यह है कि अमेरिका सेल्फ रिलायंट हो, जो अमेरिका की चीज़ें हैं वही खरीदी जाएँ, अमेरिका में बने। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये लाइक माइंडेड जो थिंग्स हैं वो यूएस में भी हैपन हो रही हैं। तो अभी ये इस जो आइडिया पेज का एडिटोरियल था, इसका मेन थीम ये था कि क्वाड के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हम कहाँ फेल्योर हुए ये भी दिखाया गया है। नया मल्टीलेटरल ऑर्डर आना चाहिए, नई एक्सरसाइजेज हो रही हैं, क्लीन नेटवर्क को हम ज्वाइन कर रहे हैं। We are doing so many things and very like my country also want to make a plan and grouping of the more democracies to come with and tackle the emerging aggressive countries like as China। So that is the thing that you need to understand। तो okay, I hope guys you like it। अगर आपको पसंद आया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आप एक यूआई में कौन कौन से एक एयर क्वालिटी इंडेक्स और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या कहता है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज से मैं रेगुलर हो जाऊंगा, 2 दिन के लिए सॉरी जो मैं आ नहीं पाया, ठीक है। एंड ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।